तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आई गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द प्रीवियस, और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पर है बच्चों, और आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम इसको दोबारा भी रिव्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी, लेकिन अभी इस क्लास के लिए जितना वो हमने पढ़ा है, और आई होप आप सबको समझ में भी आया है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, और फिजिक्स में हम वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरीके से पढ़ते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे करते हैं। हम इस टॉपिक पे फिलहाल हैं, और एडिशन का हम लोग एक केस देखने से पहले हम देखना चाहें होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों एक ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं हम जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसा ट्राइंगल हमारे पास कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल को एक साइंटिस्ट ने बेटा स्टडी किया, और अपनी स्टडी के लिए उसने क्या किया, इसकी साइड्स को नाम दे दिया। जो 90 डिग्री ऑपोजिट साइड है इसको कह दिया हाइपोटेनस, और यही सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। और जिस एंगल से हम स्टडी कर रहे हैं, अब ट्राइंगल के पास दो एंगल बचे, ट्राइंगल के पास तीन एंगल होते हैं बच्चों, और राइट ट्राइंगल में एक एंगल। वेरी गुड। राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल तो वैसे ही हमारे पास फिक्स हो गया। अब बचे दो एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। जहां से हम स्टडी कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा मेरी इस बात का मतलब कि स्टडी करने का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड यानी कि ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। साइड ऑपोजिट टू द एंगल is called perpendicular, and the remaining side, or you can say adjacent side with the angle, it means this side is called base. ये सिर्फ नाम है, एक ट्राइंगल के अंदर ये नाम है इसको। जी भैया, मुझे बताइए कि इसमें कौन से साइड और कौन से एंगल हम लेंगे। लेट्स से हम ये वाला एंगल ले रहे हैं। सर अब मुझे बताइए इसमें परपेंडिकुलर साइड कौन सी है। मैं आपकी आसानी के लिए इसको डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ओके बुशरा, ग्रीन इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन सा है? सर ब्लू। वेरी गुड। और बेस कौन सी है? येलो। शाबाश। अब हम क्लियर हो चुके हैं कि राइट ट्राइंगल क्या होता है। और राइट ट्राइंगल, सिर्फ राइट ट्राइंगल के अंदर बेटा याद रखिएगा, सिर्फ राइट ट्राइंगल के अंदर हम ये नाम देते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर हम ये नाम नहीं दे सकते बच्चों, इस ट्राइंगल के अंदर हम ये नाम नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, वेरी गुड उस्मान। अब स्टूडेंट, इन साइड्स पे पाइथागोरस ने क्या कारनामा करके दिखाया?
ये तो इसने सिर्फ नाम दे दिया, इसमें कारनामा क्या पाइथागोरस थ्योरम। है? यस, इसमें कारनामा ये दुनिया का छोटा सा ट्रायंगल हो, चाहे एक बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे एक पहाड़ी हो, और उसके ऊपर आप जो है इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बना के कुछ काम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी राइट ट्रायंगल हो दुनिया का, उसमें क्या होगा, इस राइट ट्रायंगल में जब भी हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके बराबर आ रहा होगा? परपेंडिकुलर और बेस के नहीं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर। मिसाल के तौर पे अगर आ रहा है तो राइट ट्रायंगल है, अगर नहीं आ रहा तो राइट ट्रायंगल नहीं। ये एक पहचान भी है, राइट ट्रायंगल को रिकग्नाइज करने का एक तरीका भी है। मिसाल के तौर पे ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। सर आपने उसके ऊपर स्क्वायर क्यों लिखा? बेटा ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। अब इसके अंदर जब मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूंगा तो परपेंडिकुलर की जगह हम रख देंगे 3 स्क्वायर, बेस की जगह रख देंगे 4 स्क्वायर, और हाइपोटेनस की जगह रख देंगे 5 स्क्वायर। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है, अगर नहीं आ रहे तो राइट ट्रायंगल नहीं है। या ये कह लो कि जब हमें दो साइड्स गिवन होंगी तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, स्क्वायर होता है 5, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और मजे की बात है 16 और 5 मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों? 25। ये फॉर्मूला उसने दे दिया। अगर बेटा ये लेफ्ट राइट साइड बराबर का मतलब होता, इसका मतलब होता कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल नहीं है। अब इसका वेक्टर से क्या लेना देना है बताओ? मैं एक दफा दोबारा आपको पाइथागोरस थ्योरम बता दूं। पाइथागोरस में बताता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल in a right angled triangle, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। ये हाइपोटेनस क्या होगा? ये एक वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर भी एक वैल्यू होगी, बेस भी एक वैल्यू होगी। सर ठीक है, अगर वैल्यू सेम नहीं हुई तो? हम मतलब वो राइट ट्रायंगल नहीं है, का मतलब वो कोई और सा ट्रायंगल है। लेकिन हम जो वेक्टर लेंगे वो तो हम लेंगे ऐसे ना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसे? जो हमारा सेकंड केस था बच्चे वेक्टर एडिशन का, वो क्या था? जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का बच्चों मतलब होता है कि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री बनेगा उसका ट्रायंगल बनाएंगे। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है। अब इनको ऐड कर वही हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, वही हम टेल अप्लाई करेंगे कि हम सेकंड वेक्टर को उठा के फर्स्ट के हेड पे रख देंगे ऐसे। और रिजल्ट कैसे फाइंड करते हैं कि टेल फर्स्ट के टेल से स्टार्ट होती है और उसका हेड लास्ट के हेड पे जाता है। ये हो जाएगा रिजल्ट। बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें कौन सी साइड फाइंड करनी है? परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, बेस फाइंड करनी है, हाइपोटेनस फाइंड करनी है? हाइपोटेनस। वेरी गुड। तो जब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आर का स्क्वायर बराबर होगा, मिसाल के तौर पे ये ए है, ये बी है। इसका नाम बता रहा हूँ मैं, हमारे लिए तो ये बेस और परपेंडिकुलर है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इससे हमें आर स्क्वायर मिलेगा। अगर हमें आर चाहिए बच्चों, इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। सर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। जी बेटा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, लेफ्ट साइड पे लिया तो राइट साइड पे भी लिया। यानी कि ये फाइनल फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे, ये फाइनल फॉर्मूला है आर का जो हम इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, वो अभी हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं अभी। ठीक है, वो भी आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, इसलिए मैं वो भी नहीं बता रहा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब मिसाल के तौर पे आपको एक वेक्टर दे रहे हैं, वो ये वेक्टर है 6 न्यूटन, और एक और वेक्टर दिया उन्होंने 8 न्यूटन, और कह रहे हैं इसका आप क्या फाइंड करें, रिजल्टेंट फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप किसी को भी फर्स्ट कहेंगे, किसी को भी सेकंड कहेंगे, और सेकंड को फर्स्ट के हेड पे रख देंगे पहली बात। फिर फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। तो सोल्यूशन कैसे होगा बच्चों, पहले आपने पहला वेक्टर लिया तो क्या 6 न्यूटन, सेकंड वेक्टर को फर्स्ट के हेड पे रख दिया ऐसे, यानी कि इस वाले वेक्टर को उठा के बच्चों मैंने यहाँ रख दिया, तो कहता है 8 न्यूटन। अब मैं क्या करूँगा, जब अपना रिजल्टेंट बनाऊंगा बच्चों, उसकी टेल फर्स्ट के टेल पे होगी और उसका हेड लास्ट के हेड पे जा रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये कैसे फाइंड होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन चुका है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना तो कोई मसला ही नहीं है हमारे पास। तो सोल्यूशन कैसे होगा, हम आर का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। फर्स्ट वेक्टर बच्चों कितना है 6, सेकंड वेक्टर बच्चों कितना है 8। इसको सॉल्व कर लो बस, बताओ 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, 36 plus 64 will give you 100, एंड 100 जब हम रूट से निकालेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। 10। जरूरी नहीं है बच्चों वैल्यू पूरी कंप्लीट फिक्स है, जैसे मेरे पास 10 एक आंसर है, आपका आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है, उससे घबराना नहीं। ठीक है, आपका आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है। इसका मतलब हो गया बच्चों रिजल्टेंट का आंसर आ रहा है, रिजल्टेंट का आंसर आ रहा है 10 न्यूटन। 10। यानी कि 6 और 8 मिलेंगे तो 10 आंसर है। लेकिन कैसे मिलेंगे, परपेंडिकुलरली मिलेंगे। अगर पैरेलल मिलेंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। सर ये परपेंडिकुलर, समझ नहीं आया। बहुत आसान है सर। अच्छा बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ। बेटा हमारे पास एक वेक्टर है 12, और एक वेक्टर उन्होंने हमें दिया मिसाल के तौर पे, मैं कोई ऐसी वैल्यू देना चाह रहा हूँ जिसका आंसर फिक्स है, चलो आसान वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये दो फोर्स के वेक्टर हैं, कैसे पता चला, क्योंकि इनका यूनिट है न्यूटन। इनको ऐड करने का तरीका क्या, अच्छा दोनों परपेंडिकुलर है आपस, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम इनको सेकंड मेथड से ऐड करेंगे। सेकंड मेथड से बच्चों कैसे ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले पहला वेक्टर सिलेक्ट करेंगे और सेकंड वेक्टर को उसके हेड पे रख देंगे ऐसे सीधा ऊपर की तरफ, ठीक है 3 न्यूटन। अब रिजल्टेंट हमारा, हमें डायग्राम बना के शो करना होगा पहले। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट आर। आर के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से जब हमने फॉर्मूला बनाया था वो था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनाया था ना बेटा, यहाँ तक तो मसला नहीं है। नो। यहाँ तक समझ में आ गया। यस। अब हमें बेसिकली इनकी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। फर्स्ट था 4 और सेकंड था 3।
अब इसको सॉल्व कर लो, खत्म। मैथ्स का सवाल बन गया है। तो 4 स्क्वायर विल बी 16 एंड 3 स्क्वायर विल बी 9. 9। 16 और 9 ऐड होके क्या हो जाएंगे? 25. और 25 भी रूट से आंसर बाहर 5. का मतलब है हमारा रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों? 5 न्यूटन का होगा। ठीक है। आपसे कोई पूछे, ऐसा बंदा जो वेक्टर्स को नहीं जानता, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आपने कहा आर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, बिल्कुल ऐसा ही है, आर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, लेकिन ये सिंपल एडिशन नहीं है बच्चों। अगर सिंपल एडिशन होती तो 3 + 4 का आंसर तो 7 आना चाहिए था, लेकिन अभी 3 + 4 का आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन है। गॉट इट? क्या है? वेक्टर एडिशन है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 5 आ रहा है। बेटा यहाँ तक कि हमारे पास वेक्टर की एडिशन, मैं 4 वीडियोस आप लोगों को शेयर करूंगा बच्चों एज अ होमवर्क, जो कि ऑलरेडी भी कर चुका हूँ। उसमें से 1-2 वीडियोस वो आपने ज़रूर देखनी है, और जितना हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसमें सब मौजूद है। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है, वो वहाँ से आराम से समझ सकता है सारे टॉपिक। अब आपका टेस्ट होगा, मैं टेस्ट की डेट अनाउंस कर दूंगा पोर्टल पे बेटा। सेकंड टेस्ट है आपका फिजिक्स का, इसको अच्छे से दीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स के पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स अगर आपको लगता है नहीं आए, तो मुझे असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं, मैं असाइनमेंट भी बता दूंगा। लेकिन प्लीज़ वो मुझे अपने नाम बता दीजिएगा जो देना चाह रहे हैं असाइनमेंट। तो नहीं भी देना चाह रहे, वो भी कर लें असाइनमेंट, अच्छा आपका आसानी हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर सॉल्व, असाइनमेंट कौन सा? मैं दे दूंगा बेटा, वो पिक्चर शेयर कर ओके दूंगा। सर. आप वो सॉल्व करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वेक्टर वाला चैप्टर भी और फर्स्ट चैप्टर भी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो खैर था ही आसान, उसको भी रिव्यू कर लें। हाँ, 5 में आपको असाइनमेंट दे दूंगा, 5 नहीं थे फर्स्ट टेस्ट में। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताता चलूँ इसमें क्या रह गया। इसमें एक टॉपिक रह गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है बच्चों, हम एक वेक्टर को तोड़ देते हैं, 2 वेक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर हमने क्या पढ़ा था, कि 2 वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर बनाया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने एक वेक्टर को यानी कि आर को इस वेक्टर में, जिसको हम बोलेंगे आर एक्स, और इस वेक्टर में जिसको हम बोलेंगे आर वाई, ब्रेक कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स, यानी कि ये इसके कंपोनेंट्स होंगे, ये भी इसका कंपोनेंट है, ये भी इसका कंपोनेंट। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ हैं आर एक्स में और आर वाई। एक्स और वाई में क्यों ब्रेक कर रहे हैं भाई? एक्स और वाई में इसलिए ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि एक्स की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता होती है, जो कि एक्सिस पे होती है, और वाई की डायरेक्शन भी हमें ऑलरेडी पता होती है, जो कि वाई एक्सिस पे होती है। इसका मतलब है इन दो में इसको बनाना आसान होगा। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। इस आर वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला है। और आर एक्स और आर वाई पता हो तो उससे हम, तो सबसे पहले तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कंपोनेंट, यानी कि अगर हमें आर एक्स पता हो और आर वाई पता हो, तो ये तो वही तो है जो भी हमने पढ़ा। आर एक्स और आर वाई से कैसे बनाएंगे, आप आर एक्स रख देंगे, फिर आर वाई रख देंगे, और आपको आर मिल जाएगा। तो ये तो वही टॉपिक है जो हमने अभी पढ़ा है, यानी कि ये इसमें मर्ज हो सकता है। लेकिन आर एक्स और आर वाई अगर निकालने हो, यानी कि आपको आर गिवन है, आर एक्स और आर वाई फाइंड करने, तो ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इसमें ठीक है।
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन लिख ले अपने पास। एडिशन ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ बच्चों में, वो लिख लें अपने पास। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर की, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिखवा रहा हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन बेटा, अपने पास लिख लीजिए आप। द प्रोसेस ऑफ एडिंग the process of adding two or more vectors the process of adding two or more vectors to get a single vector. The process of adding two or more vectors to get a single vector which has the combined effect of all the vectors. The process of adding two or more vectors to get a single vector, और single vector बच्चों कैसा होगा? Which has combined effect of all the vectors is called addition of vector. मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर which has the effect of all the vectors, चाहे तो being added भी लिख दीजिएगा कि जिन वेक्टर्स को ऐड किया उन सबका कंबाइन इफेक्ट होगा इसके अंदर, इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर से जो हमें वेक्टर बेटा सिंगल मिलता है ना, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, जैसे मैथ्स में सम मिलता है ऐड करने के बाद, यहाँ पर हमें क्या मिलता है? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेसिकली आप लोग अब क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में लिख रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर which has the combined effect of all the individual vectors being added. A vector, resultant vector क्या होता है? A vector that has या which has the combined effect of all the vectors being added is called resultant vector. और नीचे लिख देगा it is represented by R. It is represented by R. और इस तरीके से ऊपर एरो भी बना दीजिएगा। और नीचे चाहे तो डायग्राम अपने पास एग्जाम्पल पे बना लें, मैं ऊपर बना रहा हूँ, आप नीचे बना लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर भी लिख दिया, नीचे आपने ये भी लिख दिया और साथ में फॉर्मूला भी लिख लें। ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ऑब्वियसली सिंपल एडिशन नहीं है बच्चों, इसमें मत कंफ्यूज होना बस। ठीक है बेटा, आपने एडिशन ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन लिख ली है। रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन में आपने नीचे डायग्राम भी बना दिया और ये फॉर्मूला भी लिख दिया। और अब आपके पास जो लास्ट डेफिनेशन है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपके पास जो लास्ट टॉपिक है, सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ बच्चों, समझा दिया मैंने टॉपिक क्या है। हम उसकी डिटेल में क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज वी हैव एन स्टडी ट्रिग्नोमेट्री एट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनका टेबल वो पूरा याद करना होता है, उसके बाद आप वो कर पाते हैं। और उसके लिए फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी चाहिए होता है सोल्यूशन के लिए। तो it's a lengthy task. That's why I'm not burdenizing any of the student right now in the online classes. ठीक है बच्चों, अब ये हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट। नाउ हम सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे हैं बच्चों किस टॉपिक की, रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना किसी चीज को, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे हम डिफरेंट वेक्टर्स के अंदर। जल्दी से लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिट तोड़ना, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर into two or more components, the process of splitting a single vector into two or more components is called resolution of vector. इसके नीचे डायग्राम बना दीजिएगा जो मैं बना रहा हूँ अभी। कि एक वेक्टर है बच्चों आपके पास, इसको आपने ब्रेक कर दिया दो वेक्टर। The process of splitting a single vector, एक आर वेक्टर था उसको हमने आर एक्स और आर वाई में स्प्लिट कर दिया। बस याद रखिएगा ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए, डॉटेड लाइन बना के आपके ऊपर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये डायग्राम बन जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चों। इसमें आर जो है वो बराबर हो जाएगा आर एक्स प्लस आर वाई। आर एक्स और आर वाई को दोबारा ऐड करोगे तो आर आ जाएगा, क्योंकि हमने आर को स्प्लिट किया है आर एक्स और आर वाई। अब इसकी फर्दर डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है बच्चों, हमारा मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। सर हम x के बाद प्लस कैसे लगा सकते हैं, मतलब ये तो फिर ब्रैकेट में होना चाहिए था। बच्चों ये हमने सिर्फ एक लॉजिकल फॉर्मूला लिखा है, ये प्रैक्टिकली इसमें ऐसे वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम। ये ओके बताने का जब आई एक्स और वाई ऐड होगा तो आर मिल जाएगा। ये बताने का मकसद ये है कि जब एक्स को और वाई को ऐड करेंगे तो दोबारा से आर मिल जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा जो आर है वो आर एक्स और आर वाई में स्प्लिट होगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
कुछ स्टूडेंट ने बेटा क्लासेस मिस की हैं या लेट ज्वाइन की हैं, प्लीज़ बेटा ऐसा ना करें। वीडियोस मैं असाइन करूंगा होमवर्क पे, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने कोई इतना ज़्यादा लेंथी होमवर्क आप लोगों को अभी तक नहीं दिया है, ताकि और क्लियर हो जाए आइडिया। और अब टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, और जिन बच्चों ने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया था उनके लिए असाइनमेंट में बता दूंगा, ठीक है। चलें जी, हमारा मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।